नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की 13 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट का एनालाइज कल नहीं हो पाया था उस एनालाइज के बारे में। ठीक है, उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक हैं, तो उसकी चिंता मत करना। ठीक है ना, सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन है हमारे पास। बाकी अगर वीडियो पर यार पहली बार आए हो ना, तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना कुछ सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपकी सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो यार कर दो यार बस। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। यह योजना 1951 से लेकर 56 तक शुरू की गई थी। और पहले 5 साल की जो योजना थी ना, इसके अर्थशास्त्री के एन राज द्वारा यह तैयार की गई थी। यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। आर्थिक योजना का केनियस मॉडल था इसका नाम था। ठीक है, और इस योजना का जो उद्देश्य था ना, भविष्य में बड़े निवेश के लिए भारत में अधिक पूंजी बचाना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ना इससे रिलेटेड हम और जान लेते हैं कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना जो इंपॉर्टेंट है ना, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना मैंने बता दिया, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 तक, पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक, और जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वो चली थी 1980 से लेकर 85 तक। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में अक्सर आती हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था थर्ड शिफ्ट में कि हर्यक वंश में किसने काशी और कौशल को जीता था। तो हर्यक वंश के राजा अजात शत्रु ने काशी और कौशल को जीता था। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राज्य छीन लिया था। और अजात शत्रु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, जैसे कि अजात शत्रु चेलन और बिंबिसार का पुत्र था। वह शाक्य मुनि बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, और उन्होंने अपने समय में विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई। उन्होंने कौशल के राजा परसेन सिद्ध को हराकर राजकुमारी वजीरा से विवाह किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने विशाली के लिविच्छियों के खिलाफ युद्ध भी किया और विशाली गणराज्य पर जीत हासिल की। उन्होंने कई चैत्य और विहार बनवाए। बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्होंने राजगृह में पहली बौद्ध सभा की परिषद में मदद की। वह शुरुआत में जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंगल का जो त्योहार है ना, वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखिएगा एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट हम्पी उत्सव, ये कर्नाटक में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में कई और भी त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे महामहम महोत्सव, उगादी, मैसूर दशहरा, हम्पी महोत्सव, पोंगल, करागा, ओणम। ठीक है, तो ये सभी अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजश्री शिर्के का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो यह भरतनाट्यम की प्रसिद्ध अभिनेत्री और निर्देशिका हैं। वह लॉयस सेंटर ऑफ डांस एजुकेशन एंड रिसर्च की संस्थापक हैं। उन्होंने कथक और भरतनाट्यम में डिप्लोमा भी किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, जैसे कि इनका जो जन्म है ना, वो 15 नवंबर 1951 में हुआ था। उन्होंने डी.एस. सतामाकर के मार्गदर्शन में कथक की शुरुआत की थी। और इसके अलावा आप याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इनका भी संबंध कथक से है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार योजना है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 7 सितंबर 2005 को। यह योजना हर साल किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को रोजगार की गारंटी देती है। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मनरेगा के तहत हर वित्तीय साल में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को मांग करने पर 100 दिनों का रोजगार मिलता है। मनरेगा को मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिलने पर आवेदक बेरोजगारी भत्ते के हकदार होता है। और मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी हक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला। आगे हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अनुच्छेद 44 से एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो जान लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 44 क्या है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। और अनुच्छेद 45 है कि सभी बच्चों को 6 साल की उम्र तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना, जैसे कि राज्य प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, वैसी शिक्षा देना। आगे अनुच्छेद 46 है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 है कि पोषक स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। अनुच्छेद 48 है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आप याद रखिएगा।
आगे एक क्वेश्चन आया हुआ था अनुच्छेद 165 से। तो अनुच्छेद 165 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और राज्य का महाधिवक्ता का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के मुताबिक राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ था कि टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है। तो टी बाला सरस्वती का जो संबंध है वो भरतनाट्यम शैली से है। यह भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नर्तकी और गायिका थी। उनका संबंध तंजावुर के नटवार परिवार से था। उनके शिक्षक प्रसिद्ध नर्तक शिक्षक कदम्बा पिल्लई थे। टी बाला सरस्वती से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, जैसे कि इनका जन्म 13 मई 1918 को मद्रास चेन्नई में हुआ था। उनका निधन 9 फरवरी 1984 को मद्रास में ही हुआ था। उन्होंने कई पुरस्कार भी प्राप्त किए, जैसे में पद्म भूषण उन्हें 1957 में मिला था और पद्म भूषण 1977 में मिला था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत में न्यूनतम प्रतिशत वाला धर्म कौन सा है। ठीक है, तो भारत में जैन धर्म है ना, ये माइनॉरिटी है। ठीक है, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या 0.4% थी। भारत में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग हैं, उसके बाद इस्लाम 14.2%, ईसाई धर्म के 2.3, सिख हैं वह 1.7%, बौद्ध है 0.7 और जैन धर्म है 0.4। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 1951 में कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो साल 1961 में 20 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार ने दिया था। अर्जुन पुरस्कार से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। यह पुरस्कार युवा और खेल मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, नगद पुरस्कार और एक स्क्रॉल दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार पाने के लिए खिलाड़ी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो खिलाड़ी मीना शाह थी, वह बैडमिंटन खिलाड़ी थी। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले क्रिकेटर सलीम दुर्रानी थे। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले शतरंज खिलाड़ी मैनुअल ओरेन थे और अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली कुश्ती खिलाड़ी उबे चंद थे। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर संता रंगास्वामी थी। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि लघु उद्योग मंत्री कौन है, तो वो है कलराज मिश्र। ठीक है, ये बाकी चेक कर लेना। एक क्वेश्चन आवर सारणी से आया हुआ था और एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बेगम अख्तर गजल के बारे में कुछ पूछा हुआ था। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट थे, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर पीडीएफ चाहिए ना तो सिर्फ कमेंट कर दो भैया पीडीएफ, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन हो जाना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सिर्फ कमेंट करना है पीडीएफ। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसके सब्सक्राइब कर दीजिए यार। उस आपकी एक सब्सक्राइब से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो यार सब्सक्राइब कर दो बस। ठीक है, थैंक यू।